चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेल्स में से COGS माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को आगे अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाता है, COGS। अगर इसे ही लिखूँ मैं एक बार, ये रे, तो सेल्स में से अगर हम लोग माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल के क्या निकल के आ जाता है, COGS। क्योंकि जो माइनस में COGS है वो राइट साइड में जाने से प्लस में चला जाएगा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में है लेफ्ट साइड आने से माइनस में आ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल मैथ्स का रूल होता था। अब COGS का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट होता है। ठीक है, अब जो अगर हमारे पास सेल्स गिवन होता है सम्स में, तो सेल्स कितने दिन के लिए हम लोग मानते हैं, तो उसे 365 डेज का सेल्स है। इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम सम्स में अगर निकालना हो या दे रखा होगा तो उसे हम लोग कितने दिन के लिए कंसिडर करेंगे कि वो 365 डेज के लिए है या 12 मंथ्स के लिए हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या होता है कि जो करेंट रेशियो वो कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो जो हमारे पास करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता था, करेंट रेशियो। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे कि एवरेज रिसीवेबल हो गया डिवाइड बाय हम लोग करते थे क्रेडिट सेल इंटू 365। ये कैसे होता था, तो एक हमारे पास मास्टर फॉर्मूला होता था, नोन डिवाइड बाय नोन इंटू जिसका वैल्यू होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, रिसीवेबल का कितना होगा, तो रिसीवेबल का निकालना है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे न्यूमरेटर में। क्या पता है, तो हम लोग को क्रेडिट सेल के बारे में पता हो कि वो 365 डेज के लिए होता है, तो इंटू 365 इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये हो गया हम लोग के पास फॉर्मूला। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंस रेशियोज ऑफ PQR लिमिटेड रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का। 31 मार्च 2023 का हम लोग के पास डेटा गिवन है, जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, सबसे पहले कि ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि 15% ऑफ सेल है, नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 20% ऑफ मतलब वर्क कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट वेज दे रखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास 3 मंथ्स का यूसेज का दे रखा है, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कितने दिन का, 3 मंथ्स यूजेस, मतलब 3 महीने का यूज़ का हम लोगों के पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का। फिनिश्ड गुड्स के बारे में हमारे पास क्या बोला कि ये दे रखा है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है कि डेटर का कलेक्शन पीरियड है वो कितना दिन का, तो 60 डेज का, और जितने के सारा सेल है वो सारे के सारे सेल क्या चीज़ पे है, तो क्रेडिट पे हम लोग के पास गिवन है। आगे फिक्स एसेट टू सेल्स का रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, 1:3 का। फिक्स एसेट टू करेंट एसेट का रेशियो दे रखा है 13:11 का। उसके बाद करेंट रेशियो हमारे पास 2:1 का गिवन है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स टू करेंट लाइबिलिटीज दे रखा हुआ है कितना, 2:1 का। और शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ 1:4 का। अब सम्स में हमारे पास क्या बोला, इफ़ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एज ऑन 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 26 लाख, कि जो हमारे पास 31 मार्च 2022 का यहाँ पे जो दे रखा हुआ है फिक्स एसेट का वैल्यू वो कितना दे रखा हुआ है, 26 लाख दे रखा हुआ है। प्रिपेयर अ समराइज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो हम लोग को 31 मार्च 2023 का यहाँ पे निकालना है। एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो हमारे पास 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट भी हम लोग को निकालना था। ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास फिक्स एसेट दे रखा वो दे रखा 31 मार्च 2022, दैट इज ओपनिंग फिक्स एसेट, यही गिवन है। अब सम्स में हमारे पास कहीं भी डेप्रिसिएशन का नहीं दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, या बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, तो इस केस में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास फिक्स एसेट है वो क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है, ये जितना ओपनिंग फिक्स एसेट दे रखा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग फिक्स एसेट होगा। ठीक है, और 1 मिनट मैं वेरीफाई करता हूँ, वेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गया। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे सम्स में बोला कि प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो हमारे पास है बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च 2023 का। तो सबसे पहला हम लोग के पास एजम्पशन क्या हो जाएगा कि जो फिक्स एसेट 2022 का है और ओपनिंग में जो हमारे पास फिक्स एसेट है वही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। ये सबसे पहले हम लोग एजम्पशन लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एवरेज फिक्स एसेट जो है वो 26 लाख 2023 के लिए भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि फॉर्मेट बना लेते हैं, उस फॉर्मेट में हम लोग जो जो वैल्यू निकाल पाते हैं वो हम लोग मतलब पुट करते चलेंगे। तो चलिए आ जाइए, ये रहा हम लोग के पास, काम करता हूँ हाफ अपर के बांट देता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और इस राइट साइड में हम लोग लिख के रख लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। राइट साइड में हम लोग क्या लिख लिए, बैलेंस शीट का। अब सबसे पहला जो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि फिक्स एसेट दे रखा है 31 मार्च 2022 का, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि यही वाला क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट में 26 लाख। तो यहाँ पे फिक्स एसेट जो कि कितना हो गया 26 लाख। तो सबसे पहला हम लोग इन्फॉर्मेशन पुट कर दिए। अब फिक्स एसेट से रिलेटेड हमारे पास कितना रेशियो है, तो फर्स्ट रेशियो है, सेकेंड रेशियो है। तो फिक्स एसेट से रिलेटेड रेशियो जो है उसके इन्फॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं बाकी का वैल्यू। तो देखिए फिक्स एसेट टू सेल्स, इसका मतलब क्या होगा, फिक्स एसेट टू मतलब बाय सेल्स इज इक्वल टू कितना है 1:3 है। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर आप लोग चढ़ाते चलेगा कि वर्किंग नोट नंबर 1 2 3। तो यहाँ दे रखा है हम लोग के पास फिक्स एसेट टू सेल्स इज इक्वल टू कितना, तो 1/3। फिक्स एसेट टू सेल्स कितना दे रखा हुआ 1/3 दे रखा हुआ है। हमारे पास फिक्स एसेट कितना पता चल गया है, तो फिक्स एसेट 26 लाख का पता चल गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 26 लाख डिवाइड बाई सेल्स इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सेल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, $26 लाख इंटू 3, जो कि हम लोग के पास कितना हो गया 26 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 78 लाख। तो 78 लाख का सबसे पहले हम लोग के पास क्या निकल के आ गया, सेल्स। तो सेल्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय सेल करके, जो कि कितना है 78 लाख। तो जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के पास यहाँ पे हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, तो फिक्स एसेट टू करेंट एसेट, जो कि 13:11 दे रखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे फिक्स एसेट टू करेंट एसेट, जो कि 13:11 दे रखा हुआ है। अब सम्स में हमारे पास फिक्स एसेट कितना दे रखा है, तो 26 लाख डिवाइड कर देंगे हम लोग करेंट एसेट 13 डिवाइड बाई 11। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो जो करेंट एसेट इंटू 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 लाख इंटू 11। तो अब करेंट एसेट इज इक्वल टू कितना हम लोग के पास आ जाएगा 26 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 13। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 26 लाख डिवाइड बाय 13 इंटू 11, तो ये हमारे पास आ गया 22 लाख। तो जो हमारे पास करेंट एसेट होगा उसके बाद हम लोग कितना लिख सकते हैं 22 लाख। तो यहाँ पे करेंट एसेट का एक कॉलम बना लेता हूँ जहाँ पे कितना हो जाएगा इसका टोटल, तो यहाँ पे 22 लाख का। बट इस करेंट एसेट के नीचे में हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग निकाल के मतलब लिखते चलेंगे। बट एज ए टोटल जो हमारे पास करेंट एसेट हो गया वो कितना हो गया 22 लाख का। तो इस तरह से अगर हम लोग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ना, क्योंकि करेंट एसेट हो ही गया है, प्लस जो हमारे पास फिक्स एसेट था वो भी यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हैं। तो जो कितना हो जाएगा, तो 26 लाख प्लस 22 लाख, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया बैलेंस शीट का टोटल, तो यहाँ पे 48 लाख। यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा 48 लाख। तो इस तरह से जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता चलता है वैसे वैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते चलेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट किए वो किए हैं सेल्स। तो सेल्स हम लोग लिख दिए, फिक्स एसेट दे रखा हुआ था तो फिक्स एसेट को लिख दिए। फिर करेंट हम लोग के पास फिक्स एसेट टू करेंट एसेट का रेशियो दे रखा हुआ था, तो वो भी हम लोग उससे करेंट एसेट निकाल करके यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू। तो ये यहाँ तक अभी तक हम लोग के पास हो गया। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले करंट रेशियो दे रखा हुआ है जो कितना 2:1 दे रखा हुआ है। तो करंट रेशियो से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग करंट रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो करंट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट डिवाइड बाय हम लोग करते थे करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो हमारे पास कितना दे रखा हुआ था 2 दे रखा हुआ है ना, 2:1। तो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू करेंट एसेट, जो कि 22 लाख हम लोग निकाल चुके हैं अभी के अभी। ये रहा 22 लाख, डिवाइड करेंगे हम लोग करेंट लायबिलिटी से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 लाख। तो इस तरह से हम लोग करेंट लायबिलिटी करते हैं। तो यहाँ पे 22 लाख डिवाइड बाय कर देंगे 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 लाख का। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी निकल के आ गया क्या, तो करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के बदले हम लोग कितना लिख देंगे
11 लाख। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, तो ये करेंट रेशियो भी हो गया। फिर हमारे पास है लॉन्ग टर्म टू करेंट लाइबिलिटी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टू करेंट लाइबिलिटी, तो इससे हम लोग और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाइए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा होता है 2:1। करेंट लाइबिलिटी अभी हम लोग 11 लाख निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी के बदले हम लोग कितना लिख देंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी के बदले हम लोग कितना लिख दिए 11 लाख, इंटू कर देंगे, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल टू कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब 2/1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना कर देंगे 11 लाख। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकल के कितना आ गया 22 लाख। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पे पुट कर देते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो कि हमारे पास कितना निकल के आ गया 22 लाख। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 22 लाख हम लोग के पास क्या निकल के आ गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे दे रखा हुआ है फॉर्मूला में, जैसे जैसे बोल रहे हैं हम लोग के पास सम्स में, वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या दे रखा होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, जो 1:4 में दे रखा हुआ है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है बैलेंस शीट में अगर देखेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमारे पास जो राइट साइड का बैलेंस शीट का आइटम जो हो गया फिक्स एसेट हो गया प्लस करंट एसेट, तो इस तरह से हमारे पास टोटल एसेट आ गया। इसी तरह से जितना टोटल एसेट होगा उतना टोटल लाइबिलिटी भी होगा। जो 48 लाख का हम लोग के पास टोटल एसेट था, उतना ही क्या हो जाएगा टोटल लाइबिलिटी भी हो जाएगा। टोटल लाइबिलिटी में हमारे पास करेंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो अब जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन बचा वो क्या बचा, तो जो प्रोप्राइटरी फंड बचेगा जिसमें क्या आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्लस में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट सम्स में कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखा होता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड, तो आंसर इज नो, कहीं भी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन था। तो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन बचा है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो यही दोनों मिला करके हम लोग के पास जो बचा हुआ पोर्शन है ना, नेटवर्थ है ना, तो अगर हम लोग इस दोनों को अगर टोटल मिला करके देखेंगे कितना होने वाला है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 48 लाख दे रखा हुआ है, जिसमें से बाकी ये दोनों फिगर दे रखा है, तो यहाँ का तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा, जो कि हम लोग के पास इस केस में कितना गिवन है, तो 48 लाख का गिवन है। टोटल लाइबिलिटी साइड का 48 लाख का गिवन है ना। अब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास गिवन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि अभी निकाल चुके हैं कितना, तो 22 लाख, और जो करेंट लाइबिलिटी है 11 लाख, तो यहाँ पे 22 लाख, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 11 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया 48 लाख। तो इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 48 लाख माइनस, अब ये दोनों फिगर प्लस में है तो दूसरे साइड में जाने से माइनस, तो 22 लाख आ गया माइनस में और 11 लाख भी गया माइनस में। तो इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो 48 में से अगर माइनस कर देते हैं 48 माइनस 22 माइनस 11, तो ये हम लोग के पास आ गया 15 लाख। तो 15 लाख का हम लोग के पास दोनों फिगर मिला करके आ गया है, कौन सा, तो इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला करके। अब सम्स में हमारे पास क्या गिवन है कि इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो शेयर कैपिटल है प्लस जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका रेशियो कितना दे रखा है, तो 1:4 दे रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू कितना है 4/1, 1/4 है सॉरी, ये हम लोग के पास कितना आ गया 1/4 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें, इसमें अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये एक तरह से हम लोग के पास ये इक्वेशन बन गया कि रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का तो इक्विटी शेयर कैपिटल, बट रिजर्व एंड सरप्लस के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल
जो कि हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 15 लाख का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना हो गया, यहाँ पे 1 इक्विटी शेयर कैपिटल है, नहीं कुछ रहता तो 1 रहता है ना, तो यहाँ पे 1 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया और यहाँ पे 4 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। तो वो 4 + 1 मिला के कितना हो गया, तो 5 इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख। अब 5 मल्टीप्लाई के साथ है, नहीं कुछ रहता तो मल्टीप्लाई के साथ में रहता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15 लाख डिवाइड में हम लोग कितना कर देंगे 5। तो इस तरह से हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना निकल के आ गया, 3 लाख का। और जैसे ही हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल निकल के आ गया तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस निकाल सकते हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू कितना था, 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ से ये था ना 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ से निकाले हैं 3 लाख का, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 12 लाख का। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास कितना निकल के आ गया 12 लाख का। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख का हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हो गया 3 लाख का एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितना हो गया 12 लाख का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग के पास बैलेंस शीट का आइटम कंप्लीट हो गया। बट जो करेंट एसेट का पार्ट होगा वो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे वैसे हम लोग पुट करते चलेंगे, बट बाकी पार्ट हम लोग के पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके हम लोग इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए ऊपर का हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं, ये सब जो दे रखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ है 15% ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बदले हम लोग कितना लिख देंगे 15% ऑफ सेल। यहाँ पे चलिए लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना दे रखा है 15% ऑफ सेल। सेल दे रखा हुआ हम लोग के पास 78 लाख का, ये है ना 78 लाख हम लोग जो निकाले हैं इंटू 15%, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 78 लाख इंटू 15%, तो ये हम लोग के पास आ गया 11,70,000। तो 11,70,000 का हम लोग के पास क्या निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट कितना बोला 8% ऑफ सेल, तो जो सेल्स है उसका 8% हम लोग क्या मान लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट जो कि 8% ऑफ सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 78 लाख का सेल है, इसका हम लोग क्या कर देंगे 8% कर देंगे, तो 78 इंटू 8%, तो ये आ गया हम लोग के पास 6,24,000। यहाँ आ गया 6,24,000 और यहाँ 2 में जो यहाँ पे जीपी था तो उसे हम लिख सकते हैं ना बाय जीपी 11,70,000। ठीक है, ये नॉर्मल आप लोग को आता है ना कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसे हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं राइट साइड में, फिर जो नीचे होता था यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ये सब तो आता है ना बैलेंस शीट वाला। तो ये नॉर्मल बैलेंस शीट जो होता है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देख लीजिए आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है। तो देखिए ये हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का काम हो गया, नेट प्रॉफिट का काम हो गया। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बोला है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में हम लोग के पास कितना बोला है कि 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। और मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ कि जो हमारे पास COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वही क्या हो जाता है वर्क कॉस्ट हो जाता है। तो इस केस में हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे जो कि कितना दे रखा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज COGS निकालना होगा। और COGS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है हम लोग के पास, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स भी गिवन है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है जो हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकालने हैं। तो इससे हम लोग COGS निकालेंगे या वर्क कॉस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग COGS या वर्क कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले COGS या वर्क कॉस्ट, तो जो सेल्स है उसमें से हम लोग को माइनस क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। सेल्स हमारे पास कितना था तो 78 लाख का, जो हम लोग कैलकुलेट करके कितने बार लिख चुके हैं। और जो हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना निकाले हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं 11,70,000। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 11,70,000। तो इस तरह से हमारे पास वर्क कॉस्ट कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे है 78 लाख माइनस 11,70,000, तो हम लोग के पास आ गया 66,30,000 का।
जो कि क्या निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वर्क कॉस्ट जो बोलेंगे वो कितना निकल के आ गया, 66,30,000। अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या बोला कि रॉ मटेरियल कंज्यूम जो लेना है वो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो कि कितना लेना है, 66,30,000 का 20%, यही ना। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 66,30,000 का 20%, जो कि कितना निकल के आ गया, 13,26,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने टाइम में, जो रॉ मटेरियल का यूज़ होता है ना, जो मेनली यूज़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो हम लोग परचेज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं ना, देखिए पहले हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल जिससे हम लोग गुड्स बनाते हैं। तो जो गुड्स बनाते हैं उसका ओपनिंग कुछ ना कुछ होगा साल के बिगनिंग में। अब पूरे साल भर में हम कुछ ना कुछ परचेज करेंगे और जो लास्ट में ईयर के लास्ट में हम लोग के पास बच जाता है उसे अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आता है। ठीक है, यही होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ये जो रॉ मटेरियल हमारे पास कंज्यूम हुआ वो कितने दिन के लिए होता है नॉर्मली, तो ये हमारे पास होता है 365 डेज़ के लिए, मतलब पूरे साल भर के लिए होता है। बट सम्स में अगर कहीं बोलता है कि 360 यूज़ करना है तो हम लोग 360 यूज़ करेंगे, अदरवाइज 365 हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इस तरह से ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, वो मैं आप लोग को सिंपली एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। ठीक है, अब सम्स में हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हो गया जो कि कितना है, 13,26,000 का हम लोग के पास है। तो चलिए हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम करके कितना था, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 13,26,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखे तो हम लोग को क्या क्या लिखना नहीं पड़ा, तो एक बार के लिए देखिए यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लिखना पड़ा और 2 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं लिखना। ये तीनों के मिला करके हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया ना, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाया था अभी अभी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इस तीनों के बदले तो हम लोग लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अब तीनों तो हम लोग को नहीं लिखना पड़ा, तो ये जो 3 होता था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज जो होता था, सब के बदले हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये हम लोग के पास रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकल के आ गया वर्किंग नोट से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग के पास क्या बोला कि डायरेक्ट वेजेस जो है वो 10% ऑफ कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट है, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है हम लोग के पास जो डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है। तो डायरेक्ट वेजेस के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 डायरेक्ट वेजेस जो कि कितना परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट था, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट हम लोग के पास कितना है निकाले हैं अभी, तो वर्क कॉस्ट या रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग के पास सॉरी COGS निकाले हैं 66,30,000। तो 66,30,000 इंटू इसका 10% हम लोग कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 6,63,000 हम लोग के पास निकल के आ जाएगा, जो कि क्या निकल के आया, डायरेक्ट वेजेस निकल के आ गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि 3 मंथ्स का यूसेज दे रखा हुआ है। जो रॉ मटेरियल का यहाँ पे स्टॉक होगा वो 3 मंथ्स का यूसेज का दे रखा हुआ है। तो देखिए ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है ये या रॉ मटेरियल यूज्ड है, ये तो पूरे साल भर का है। और रॉ मटेरियल का जो स्टॉक बोला है, रॉ मटेरियल का यहाँ पे जो स्टॉक बोला है ना, रॉ मटेरियल स्टॉक, ये कितने मंथ्स का यूसेज बोला है, 3 मंथ्स का यूसेज बोला है। तो ये 3 मंथ्स का यूसेज है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो हम लोग को 3 मंथ्स का निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये जो मास्टर फॉर्मूला हम लोग के पास फिर से आ गया कि जिसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होता है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग के पास होता है उसे डिनोमिनेटर में, और इसके वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये करते हैं ना जो मास्टर फॉर्मूला हम लोग के पास है। तो देखिए रॉ मटेरियल का स्टॉक हम लोग को निकालना है जो कि कितना मंथ्स है, 3 मंथ्स का दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल का स्टॉक, जो 3 मंथ्स ऑफ यूसेज। और यूसेज का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कि कितने महीने के लिए होता है,
तो 12 मंथ्स के लिए होता है। तो 12 मंथ्स वाले का हम लोग के पास वैल्यू कितना पता है, तो यहाँ पे 1326,000 पूरे साल भर का वैल्यू जो है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम पूरे साल भर में हुआ है वो कितना, तो 13,26,000। तो हम लोग को 3 महीने का यूसेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, वही हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक जो कि 3 मंथ्स ऑफ यूसेज है। तो इस केस में हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये एक बार मैं यूनिटरी मेथड में भी आप लोगों को बता दूंगा। 13,26,000 इंटू 3 डिवाइड बाय अगर 12 करते तो हमारे पास कितना निकल के आ जाता है, तो 3,31,500 जो कि हमारे पास निकल के आ गया है। अब देखिए एक बार मैं रफ में ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए रॉ मटेरियल जो कंज्यूम है 13,26,000, ये कितने दिन के लिए है, 12 मंथ्स के लिए, जो है 13,26,000 है। तो 1 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 13,26,000 डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 12 से, तो इसलिए हम लोग के पास 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 13,26,000 इंटू 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो अब रॉ मटेरियल हम लोग के पास आ गया है, स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो इसे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, तो आंसर इज नो, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में सबको मिला करके हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिख ही दिया, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर जो परचेज हुआ था सबको मिला करके हम रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख ही दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखना नहीं है, तो कहाँ लिखेंगे, तो जो हमारे पास बैलेंस शीट था उसमें जो स्टॉक का पार्ट दे रखा हुआ था, जो बैलेंस शीट के करेंट एसेट जो था, इसमें हम लोग स्टॉक करके लिख देंगे। तो इसमें एक आ जाएगा रॉ मटेरियल स्टॉक, जो कि हम लोग के पास कितना निकल के आया है अभी, 3,31,500, 3,31,500 जो कि हम लोग के पास कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक निकल के आ गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग को यूज़ करना है उसमें, उसके बारे में क्या दे रखा है, तो हम लोग के पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि 6% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अगर हम लोग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे, FG स्टॉक, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास वर्क कॉस्ट था वो कितना था, तो वर्क कॉस्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं 66,30,000। इसका कितना परसेंट बोला है फिनिश गुड्स के लिए, तो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग के पास बोला कि 6%, तो इंटू हम लोग कितना कर देंगे 6%, तो हम लोग के पास FG स्टॉक कितना आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होगा। तो FG स्टॉक हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा, तो 66,30,000 इंटू 6%, तो ये आ गया 3,97,800। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3,97,800, जो हम लोग के पास FG स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। अब सम्स में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, तो ये बोल रहा है कि डेटर का कलेक्शन पीरियड जो है वो 60 डेज है। डेब्ट का कलेक्शन पीरियड जो है 60 डेज। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो डेब्ट निकाल सकते हैं। डेब्ट का कलेक्शन पीरियड हमारे पास जब गिवन है 60 डेज़ का, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेब्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए जो हमारे पास सेल होता था, जो हमारे पास जो सारा का सारा क्रेडिट सेल पे है, तो वो सेल जो है वो कितना दिन के लिए होता है, सेल जो कितना निकाले थे हम लोग 78 निकाले थे ना, समथिंग 78 लाख। और ये जो 78 लाख है वो कितने दिन के लिए है, तो 365 डेज के लिए है, यही है ना 365 डेज के लिए। तो 60 डेज का कितना होगा, जो एवरेज रिसीवेबल हैं, जो डेटर हैं, डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना बोला 60 डेज, तो 60 डेज के लिए कितना होगा, तो वही तो हमारे पास डेटर हो जाएगा। सेल जो हो गया 78 लाख हो गया 365 डेज के लिए, तो यहाँ पे 60 डेज का डेटर है, तो डेटर का वैल्यू कितना होगा, तो ये हम लोग नो एंड नो वाला फॉर्मूला से, मतलब नो जिसका वैल्यू पता होता था डिवाइड बाय जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता है उसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और नहीं तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग के पास आता ही है। तो जो होता था क्या कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो फॉर्मूला के बेसिस पर अगर जाएंगे तो ये होता था एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट सेल इंटू 365। सम्स में 365 है कि 360 डेज यूज़ करना है, कहीं पे बोला है क्या, इसका आंसर में देख लेते हैं। वैसे आप लोग दोनों अगर ऐसे सम्स में नहीं लिखा होता ना कि 360 डेज या 365 डेज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों यूज कर सकते हैं कि 360 डेज भी 365 डेज भी, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
बट सम्स में 365 डेज बोला हुआ है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल एजम्पशन क्या लेना है कि अगर सम्स में हमारे पास डेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला होगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि डेज जो होता है वो कितना, तो 365 डेज ईयर में होता है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम लोग नोट्स लिख करके आ जाएंगे। मैं अब नोट्स भी लिखा दूंगा आप लोगों को। तो देखिए एवरेज रिसीवल हम लोग के पास पता नहीं है, बट एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कितना, तो 60 डेज। एवरेज रिसीवल हम लोग को निकालना है, जो डेटर जिसे बोलते हैं हम लोग। टोटल क्रेडिट सेल कितना दे रखा हुआ है, तो 78 लाख इंटू क्या कर देंगे 365। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल इंटू 365 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 लाख इंटू 60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 365। इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 78 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 365, 128219। तो इसे राउंडिंग ऑफ करके हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12,82,190 तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एवरेज रिसीवेबल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर। तो डेटर के बारे में हम लोग लिख के आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बट एक बार मैं आप लोग को उससे पहले बताता था, जो हमारे पास मास्टर फॉर्मूला था हम लोगों का, जो था ना कि जिसका वैल्यू निकालना होता था। तो देखिए सेम तो वही हो गया ना, हम लोग को 60 डेज़ का कितना डेटर होगा वो निकालना है, और 365 डेज़ का सेल है जिसका वैल्यू हम लोग के पास पता है कि इतना सेल का वैल्यू है। तो इस वाले फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। तो 12,82,192, तो यहाँ पे चलिए डेटर के बदले लिख देते हैं 12,82,192। तो ये हमारे पास डेटर के बदले हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सम्स में इन्फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ का दे रखा हुआ है, तो और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को, ठीक है। तो आ जाइए सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले सेल्स साइड में हमारे पास कितना दे रखा हुआ है, तो 78 लाख दे रखा हुआ, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे 78 लाख 78 लाख, वैसे आप लोग दोनों साइड को जोड़ के देख लेंगे कि कौन से साइड में कम पड़ रहा है। तो दोनों साइड में मैं मतलब ऐसे देखने से पता चल रहा है कि जो क्रेडिट साइड है वो 78 लाख ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में कितना शॉर्टेज हो रहा है, तो यहाँ पे 78 लाख, इसमें से अगर माइनस करते हैं 11,70,000, माइनस करते हैं 663,000, फिर माइनस करते हैं 13,26,000, तो हमारे पास शॉर्टेज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 46,41,000 का। तो अब इसे हम लोग क्या मानेंगे, तो मान लेते हैं कि अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अदर कॉस्ट में हम लोग इसे कंसिडर कर लेंगे। तो इस साइड इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब सेम अगर देखते हैं हम लोग कौन से साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो डेबिट साइड अब प्लस क्रेडिट साइड में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है, तो 11,70,000 हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे। अब डेबिट साइड में कुछ भी नहीं, तो हमारे पास नहीं कुछ होता तो सारा का सारा एक्सपेंस को मिला के लिख देंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सारा है, या अदर एक्सपेंस। सबसे बढ़िया होता है कि अदर एक्सपेंस करके हम लोग लिख देंगे, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इस साइड में कितना का शॉर्टेज है, तो 11,70,000 में से अगर गया यहाँ पे 624,000, तो हमारे पास शॉर्टेज है 546,000 का। इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स एसेट, बाकी साइड तो हमारे पास कंप्लीट है, बट करेंट एसेट क्या है, जो हम लोग के पास 22 जो टोटल था, इसमें देख लेते हैं कि ये सारा मिला के टोटल हमारे पास हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, या तो कैश लिख देंगे, या तो अदर करेंट एसेट करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बट नॉर्मली सम्स में अगर बैलेंस शीट के करेंट एसेट में एक साइड में कुछ नहीं दे रखा होता है और कैश भी वहाँ पे मिसिंग है, तो हम लोग नॉर्मली कैश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैश करके बैलेंसिंग फिगर करके लिख देंगे, बट पहले टोटल करके देख लेते हैं कि कितना होता है। तो देखिए 331,500 प्लस कर देंगे 397,800 प्लस कर देंगे हम लोग 12,82,192,000, 192 मतलब 12,82,192, तो ये हमारे पास आता है 20,11,492। बट टोटल जो करेंट एसेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 22 लाख होना चाहिए। तो जो बैलेंस फिगर होगा वो क्या होगा, कैश होगा। तो कैश में हम लोग लिख देंगे, तो -22 लाख करते हैं
तो हमारे पास आ गया 188,508। ये हम लोग के पास क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर में कैश आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। तो सम्स हम लोग इस वाले सम्स को कैसे बनाए हैं, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखा था वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। तो आप लोग को वही करना है कि देखिए सबसे पहले एक बार फॉर्मेट बना लेंगे तो अच्छा रहता है ज़्यादा। तो फॉर्मेट बना करके जैसे बैलेंस शीट का हो गया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ये फॉर्मेट बना लिए और जैसे जैसे सम्स में इन्फॉर्मेशन दे रखा था वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए और फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते गए। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।